अस्सलाम वालेकुम, मेरी सुबह हसीन है और मैं हूं जुवेरिया बासी आज आपके सामने मौजूद। आज का दिन और आज की सुबह कुछ ज़्यादा ही हसीन हो गई है और कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत भी नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे साथ आज जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं उनसे मिलकर दिल सिर्फ खुशी नहीं होता बल्कि दिल से दुआएं भी बहुत सारी निकलती हैं। आज हमारे साथ एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मौजूद हैं जो कि आइकॉन है और जिन्होंने इंस्टीट्यूट बना दिया अपनी मूवीज़ को, यानी आज आप उन मूवीज़ को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे साथ इंडिया से आज तशरीफ रखते हैं रजा मुराद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? आपको देख के थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है जी। आप माशाल्लाह इतनी हसीन हैं कि मैं ये सोच रहा हूं कि तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखूं या तुमसे बात करूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है क्या बात है। रजा साहब की ये खासियत है कि हर बात पे जब जुमला कोई अर्ज करते हैं तो वो शान डबल और ट्रिपल हो जाती है उस बात की। बड़ी बात है सर, वेलकम टू पाकिस्तान। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं इससे पहले क्यों नहीं आया। इतना प्यार, इतना खुलूस, इतनी मोहब्बत कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान करूं। देखिए, हर इंसान प्यार का भूखा होता है। बिल्कुल। और जो प्यार यहां मिल रहा है, बस मैं क्या बताऊं आपको। यही कहूंगा आपके मुल्क के बारे में कि बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बस यूं समझिए आज मेरी ईद हो गई। वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। पाकिस्तान में आपको बहुत चाहा जाता है और आपकी जो मूवीज है वो हमें जबानी याद है और सब देखी जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा आपके लिए कि हम आपकी मूवीज बचपन से देख रहे हैं। अल्लाह। वैसे ये बात कहनी किसी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन मैं ये बात कह सकती हूँ अगर आपकी इजाजत हो। देखिए, मैं तो अपने आप को 1 साल का मानता हूँ। बिल्कुल। वो इसलिए मानता हूँ कि एक मिसाल है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। तो मैं पिछले साल लाहौर आया था। अच्छा। तब मेरा जन्म हुआ था। तो इस साल मैं अपनी पहली सालगिरह मनाने आया हूं। तो अगर इस 1 साल के बच्चे की आप बचपन से फैन है तो ये गलत बात है, ये ज्यादती होगी। आप गलत बात कर ही नहीं सकते। अरे जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताएं कि इंडो पाक हमेशा से एक रिफ्ट रही, एक अजीब सी चीज़ें रही, जो कि मुझे ऐसा लगता है, मैं काफ़ी लोगों से मिली, मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें गवर्नमेंट पर और ऊपर के एरिया में चलती हैं। हम में वो रिफ्ट्स नहीं है, हम में वो बात नहीं है, तो फिर हमने इतने साल साथ काम क्यों नहीं किया? जुवेरिया, मैं तो एक बात का कायल हूं कि ये जिंदगी जो है ये प्यार करने के लिए बहुत कम है, तो इसमें नफरत की गुंजाइश कहां से? गुंजाइश कहां से? तो खैर, मैं हर चीज बहुत पॉजिटिवली लेता हूं। जुवेरिया, एक जमाना था कि हम समझते थे कि चांद पर पहुंचना आसान है, चांद पर जाना आसान है, पाकिस्तान जाना मुश्किल है। सही बात है। लेकिन हालात बदल रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब आए, मीका सिंह आए, और मैं एक बहुत ही आपको एक ड्रामेटिक सीन सुनाता हूं जो कि हकीकत है। जब मैं 15 तारीख को अटारी से, जो हमारा बॉर्डर है, अटारी से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए वाघा की तरफ आ रहा था, तो सामने से अली जफर साहब वाघा क्रॉस करके अटारी की तरफ जा रहे थे। यानी एक हिंदुस्तानी फनकार, अगर आप मुझे फनकार मानती हैं तो जी बिल्कुल, एक हिंदुस्तानी फनकार हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ रहा था और एक पाकिस्तानी फनकार पाकिस्तान से हिंदुस्तान जा रहा था, और मेरा उनसे तारुफ नहीं था, और मेरी अहलिया मोहतरमा उनकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा। तो मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैं उनको पहचान नहीं पाया। उन्होंने पहचाना, वो बहुत खुश हुई और मेरी अहलिया ने मेरा तारुफ उनसे कराया। तो देखिए, अब ऐसे हालात बन रहे हैं तो बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है।
अब जो माजी की तलखी है या जो माजी की कड़वाहट है, अब हमें भूल जाना चाहिए। बिल्कुल भूल जाना चाहिए। हमें जुवेरिया आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर आप हर वक्त पीछे मुड़कर देखेंगे तो आगे कैसे तो बढ़ेंगे? आप ठोकर खाएंगे। बिल्कुल सही कहा। जो बीत चुका सो बीत चुका। तो मैं चाहता हूं कि बड़े दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात हों, दोस्ताना माहौल हो, और इसी तरीके से फनकार जो हैं एक दूसरे के ममालिक में आएं और अपने फन के जौहर दिखाएं। तो भूल जाइए नफरत को, भूल जाइए उस दीवार को। हम उस दीवार को गिराने की कोशिश करेंगे। और देखिए, पड़ोसी का जो हक है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा जी। तो अगर हम चाहें भी तो हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। पड़ोसी हम चुन नहीं सकते, दोस्त हम चुन सकते हैं, लेकिन रिश्तेदार और पड़ोसी हम नहीं चुन सकते। और अगर हम नहीं चुन सकते तो क्यों ना हम प्यार मोहब्बत खुलूस से रहें, बिल्कुल, और एक दोस्ताना माहौल बनाएं, एक यकजहती का माहौल बनाएं। तो लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंडशिप। अच्छा, अगर जहां फ्रेंडशिप की बात आती है तो ये बताइए कि आपके जो बच्चे हैं घर में, जो फैमिली है सिस्टम वहां पर इंडिया में जो है जी, उनकी नजर में पाकिस्तान का क्या इमेज है? आप लोग क्या बताते हैं उनको पाकिस्तान के बारे में? देखिए, आजकल के बच्चे जो हैं वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि जब हमने होश संभाला तो ना तो इंटरनेट था, ना टीवी था, बिल्कुल, और इतनी अकल नहीं थी कि अखबार पढ़ के हम किसी के बारे में अपनी राय कायम कर सके। आज के बच्चे दे आर सेवी, दे आर कंप्यूटर सेवी। वो सब जानते हैं। और मेरी बेटी की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो पाकिस्तान आए। अरे वाह! आयशा नाम है रजा साहब की साहबजादी का, और अली मुराद बेटे हैं माशाल्लाह से। और अली जो है वो इंडस्ट्री में हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं, वो भी आना चाह रहे थे, लेकिन शायद एक प्रोजेक्ट उन्हें मिलने वाला है। तो हमने उनसे यही कहा कि अभी आप रुक जाएं, हम आपको दोबारा भेज देंगे। तो उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में अली रुक गए हैं, वरना वो भी आ रहे थे। और आयशा, क्योंकि बच्चा उसका छोटा है अभी, और अभी अभी स्कूल जाने वाला है, तो इंशाल्लाह अगली बार हम उन दोनों बच्चों को साथ लेकर आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको आयशा के बारे में बताया, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान आने की। अरे वाह! और उसमें लालच भी है। वो हर वक्त तो वो लोन की बात करती हैं, कराची के कॉस्ट्यूम की बात करती हैं। तो यानी यहां आने के पीछे जो एक लालच है वो कपड़ों की खरीदारी है, शॉपिंग है। जी हाँ, शॉपिंग नहीं, है। वो असल में इंडिया जाने में हमारी भी लालच ज्यादातर शॉपिंग होती है, बट जी, खवातीन का आपको पता जी, है जी, जी। सिस्टम जरा और अच्छा, है। मेरी जो अहलिया आई हैं उनके आने के 3 मकासद हैं। अच्छा, पहला है शॉपिंग, जी, दूसरा है शॉपिंग, तीसरा है शॉपिंग। सी एंटरटेनमेंट शॉपिंग शॉपिंग। हाँ, तो वो कहीं शॉपिंग कर रही होंगी, कहीं शॉपिंग। कोई भी मुझसे पूछता है कहाँ है, मैंने कहा जाइए किसी सुपरमार्केट में, किसी कपड़ों की दुकान पे देख लीजिए, वो आपको वहीं। लेकिन अब आपको आयशा को बताना है कि एक सहेली यहाँ पे पैदा हो चुकी, तो प्लीज कॉल अस, और हम उनको जो कुछ भी सामान पाकिस्तान से। मैं तो समझा कि आप मेरी सहेली हैं। नहीं, मैं आपकी भी हूँ और उनकी भी हूँ। देखिए, जरा इनडायरेक्टली जा रही हूँ ना मैं, अच्छा, आप समझें जरा, ये राज की बात है। हाँ, जब हमें किसी को कुछ समझाना होता है तो हम कहते हैं जानम समझा करो। जानम समझा तो जानम, हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, हम वापस आते हैं और कुछ और राज फाश करेंगे। ओह, स्टे विद अस। राज फाश जी। जी, रजा मुराद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, रजा साहब को दिखाते हैं कुछ उन्हीं की झलकियां। तख्त भी बाकी नहीं है, अब न बाकी ताज है, और तू कहता है तू सबसे बड़ा महाराज है। लेकिन इंस्पेक्टर विजय नाम का सांप
जिसे आपने कानून की आस्तीन में पाल रखा है, जिस दिन वो आपको डसेगा तो शायद आपको तड़पने का मौका भी ना दे। पुलिस की नाक के नीचे कत्ल होते हैं, कातिल फरार हो जाता है और पुलिस सिर्फ तफ्तीश करती रह जाती है, असली कातिल हाथ नहीं आता। Anyway, young lady, I would like to introduce myself. My name is ठाकुर होशियार सिंह। मुल्क से गद्दारी करने वालों के लिए हमारे दिल में रहम की कोई गुंजाइश नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। और हम आपकी बातचीत करा रहे थे रजा मुराद साहब से, और हमने कहा था जाने से पहले कि कुछ राज मजीद फाश करेंगे। राज कुछ बताइए आप अपने बारे में जो हमारी आवाम को नहीं पता। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, सबसे अच्छी आउटिंग आपको क्या लगती है, और फ्लर्ट कितना करते हैं? एक साथ आपने कई सवालात किए, तो शुरुआत खाने से करते हैं। फ्लर्टेशन बाद में करेंगे। खाने का मैं बेइंतहा शौकीन हूं। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, मैं खाने के लिए जीता हूं। वाह वाह वाह, क्या बात है। और ये जो आप मेरा बढ़ा हुआ वेट देख रही हैं, ओवरवेट हो गया हूं, कसूर मेरा नहीं है, कसूर मेरी बीवी का है। वो इतनी अच्छी बावर्चन है, इतना अच्छा खाना पकाती हैं और इतने प्यार से खिलाती हैं कि मैं इनकार नहीं कर पाता हूं। एक तो जायका खाने का माशाल्लाह, और फिर उनका प्यार। और जैसे कि खानों में क्या क्या? यखनी पुलाव, ओहो, गोश्त यखनी पुलाव, कीमा आलू। अम्मी याद आ गई। और जिस दिन ये नहीं मिलता उस दिन मुझे नानी याद आ जाती है। तो कीमा आलू बहुत अच्छा बनाती हैं, और दाल गोश्त, और उस सफेद माश की दाल, पालक डाल के वो कमाल की होती कमाल। है। और उसमें मैं थोड़ा असली घी ऊपर से डालता हूं। बस तो अब वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। और उसके साथ सलाद और रायता और अचार। नहीं, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है। देखिए, इंसान मरता क्यों है? या तो भूख से मरता है या ज्यादा खा के मरता है। तो बजाय भूख के मरने से अगर आदमी खा के मर जाए, हाँ, तबीयत उसकी सैर हो, तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन प्लीज मैं अपने तमाम नौजवानों से ये दरख्वास्त करता हूं कि मेरे इस फॉर्मूले को आप खुदारा ना अपनाएं, क्योंकि हो सकता है कि मुझे ये सूट कर रहा है, आपको ना करे। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये सबको वार्निंग में दे रहा हूं। ये आप मेरी बताई हुई इस गुमराह पे मत चलना, गुमराही पर मत चलना। लेकिन उसके लिए जरूरी है ना कि उनकी बीवियां भी इतने अच्छा खाना पकाती हूँ। आप तो लकीर साबित हुए। आपने बहुत अच्छी बात कही है, खाने की आपने बात कही है। कुछ साल पहले मॉरिशस के प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने मुझसे मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की, और मैं उनसे मिलने गया, और मेरी ज़ौजा मोहतरमा भी मेरे साथ थी। तो बड़े खुश हुए मुझसे मिलके। अपने पूरे कुनबे से उन्होंने मेरा तारुफ कराया। थे इंडियन ओरिजिन के, सर कासिम उद्दीन नाम था उनका। तो मुझसे पूछा उन्होंने कि आप अपनी ये रोबदार आवाज मेंटेन करने के लिए क्या खाते हैं? मैंने कहा, मैं वो खाता हूं जो शायद आप ना खा सके। क्या? मैंने कहा, एक बीवी की मार और दूसरी बीवी की डांट। ओहो जी हाँ। तो नहीं, मुझे बीवी की डांट से बहुत डर लगता है। अच्छा, होता क्या है, एक मुझसे हमेशा एक मेरे साथ हादसा पेश आता है, और मैं जितना चाहता हूं कि वो ना हो, वो उतना ही होता है कि जब मैं खाता हूं तो मेरे कपड़े पे सालन जरूर गिरता है, और वो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। अच्छा, मुझे कपड़े के नुकसान की फिक्र नहीं होती कि घर पे जो डांट पड़ेगी उसका क्या होगा। तो जिस तरह मैंने अभी चादर ओढ़ी है, ऐसे चादर मैं ओढ़ लेता हूं, या मैं बिल्कुल कन्नी काट के निकलता हूं तो उन्हें लगता है क्या बात है, ये पीठ दिखा के क्यों, लेकिन पकड़ा जाता हूं मैं। तो ये मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, और बहुत बहुत डांट पड़ती है इस बात पे कि मियां, मैं कहां तक आपके कपड़े बनाऊं, कहां तक मैं आपके कपड़े सिलाऊं, कहां तक आप कपड़े गंदे करते रहेंगे।
तो मैं कहता हूं मैं ये गलती करता नहीं हूं, गलती हो जाती है। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि दिल तो बच्चा है जी? हाँ, दिल तो बच्चा है, उम्र 55 की है तो क्या हुआ? दिल तो बच्चा है, उम्र 55 की और दिल बचपन का। दिल बचपन का, ये बात। अच्छा, आपने एक सवाल किया था कपड़ों का। जोवेरिया, मुझे कपड़े पहनने का, यानी कपड़े पहनने का तो शौक है, मतलब कपड़े पहने बगैर तो काम नहीं चल सकता, लेकिन मैं पजामे कुर्ते पहनता हूं। मुझे, आई एम नॉट अ ड्रेस हेवी पर्सन, आई लाइक टू वेयर पजामा कुर्ता। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी कपड़ों को अहमियत नहीं दी है। मैं समझता हूं कि किसी भी शख्स की अहमियत जो है वो उसके कपड़ों से नहीं होती। हां, यह जरूर है कि आपकी शख्सियत को आपके कपड़े उभार सकते हैं। हम जिन्हें फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, गांधी जी, वो सिर्फ बेचारे एक धोती पहनते थे। तो इंसान जो है, उसकी शख्सियत क्या है, उसका किरदार क्या है, उसका टुवर्ड्स द सोसाइटी कंट्रीब्यूशन क्या है, वो पड़ोसी कैसा है, वो शहरी कैसा है, वो बाप कैसा है, वो भाई कैसा है, वो दोस्त कैसा है, वो मैं उसको ज्यादा अहमियत देता हूं बजाय इसके कि मैं कपड़ों को अहमियत दूं। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूं, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी कपड़ों को अहमियत नहीं दी। मैं एक दिन आता हूं तो देखता हूं कि मेरे 12 पजामे कुर्ते रखे हुए हैं। वो मेरी बीवी कहां से खरीदती हैं, टेलर कौन सा है, किस भाव से कपड़े खरीदे हैं, टेलर को वो क्या देती हैं, मटेरियल क्या है, वो मुझे पता नहीं है। वो सब वो खुद ही करते वो हैं। खुद ही कर लेती है। अच्छा, पाकिस्तान आए तो यहाँ देखा आपने कि कुर्ते वगैरह तो बड़े पाकिस्तान के फेमस हैं और जी। बड़े लोग पसंद करते हैं। मेरे अक्सर कुछ दोस्त हैं जो इंडिया में हैं और वो अक्सर उनकी सिर्फ यही फरमाइश होती है कि कुर्ते भिजवा दें, 2 कुर्ते 3 कुर्ते भिजवा दें। तो आपने कुछ यहाँ से शॉपिंग की, खरीदारी की? मेरी बीवी ने बहुत गलती की, बहुत बड़ी गलती की। तमाम दोस्तों से कहा कि वो पाकिस्तान जा रही हैं, तो हर दोस्त ने कहा कि 2 जोड़े मेरे लिए, 2 जोड़े मेरे लिए। तो अगर सबकी ख्वाहिश पूरी करेंगी तो कम से कम 50 उनको जोड़े खरीदने पड़ेंगे। मैंने ये गलती नहीं की है। मैंने कहा कि मैं बाहर कहीं जा रहा हूं, किसी बैरूनी मुल्क जा रहा हूं। मैंने ये नहीं बताया कि अब तो शो से सबको पता चल जाएगा, मगर तब तक चिड़िया जो है खेत चुकी हो। अच्छा, ये बताएं कितनी एक्साइटमेंट थी जब पता चला कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं? जो आपके घर वाले थे, फैमिली थी, कुछ करीबी दोस्तों को बताया? बहुत ही। देखिए, मैं आपको बताऊं, सुबह हम लोग मुंबई से निकले, 10:30 बजे हम अमृतसर आए, तो बड़ा मीडिया आया हुआ था। मीडिया को खबर हो गई थी कि मैं जा रहा हूं। तो वहां मैंने इंटरव्यूज दिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वहां था। कुछ लोगों को आने में देर हो गई थी, तो उन्होंने कहा हम आपको रास्ते में मिल जाते हैं। तो 3 जगह मीडिया के लिए मुझे रुकना पड़ा। तो मैं उनसे यही कह रहा था कि भाई, मैं तो एक मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहा हूं। हम फनकार हैं और हम किसी हद या किसी सरहद से नहीं बंधे हुए हैं। हमारी कोई हद ही नहीं है, तो हम क्या बंधेंगे। जब मैं यहां आया, एक जैसे जैसे बॉर्डर करीब आ रहा था, वो अंग्रेजी में कहते हैं आई वॉज हैविंग द बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। तो पहुंचे हम, बस जैसे जैसे हम देख रहे थे कि अटारी बॉर्डर करीब आ रहा है, दिल की धड़कनें भी उसके साथ बढ़ रही थी। और उससे पहले कई बार वो जो शाम को परेड होती है, जब भी मैं अमृतसर आता हूं तो वो परेड देखने जरूर जाता हूं, लेकिन इस बार मैं खुद जा रहा था। तो बहुत बहुत ज्यादा, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जैसे वो खुश होता है, हम दोनों वैसे ही खुश हो रहे थे। और जैसे ही हमने वो लाइन क्रॉस की, नो मैंस लैंड क्रॉस किया और हम आपकी सिमत आए, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये सामने क्या है, ये काफी भीड़ दिखाई दे रही है। इस बीच अली जफर साहब से मुलाकात हो गई थी, तो देखा मैंने तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया माशाअल्लाह वागा पे मौजूद था, तैनात था। और फिर सवालात
की बौछार शुरू हो गई, पटारे खुल गए। बिल्कुल तस्वीरें खींचती रहीं और बड़े प्यार से पेश आए कस्टम वाले, इमिग्रेशन वाले, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। जब हम निकले यहां से वाघा से लाहौर की जानिब, तो वैसे ही मकान हैं, वैसी ही सड़क है, सिर्फ साइन बोर्ड्स का फर्क है। गुरमुखी और हिंदी और अंग्रेजी के अलावा यहाँ पे अंग्रेजी और उर्दू के साइन बोर्ड्स थे, तो वही फर्क था। वही फर्क, सिर्फ पगड़ियों का फर्क था, वहां पगड़ियां थीं, यहाँ टोपियां थीं, वहां भी दाढ़ी है, यहां भी दाढ़ी है, तो ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे फ्लर्ट की, कि जवानी में आपने कितनी फ्लर्टिंग की, क्योंकि आप तो विलन थे और लड़कियां उठा के ले जाना आपका शेवा था उस वक्त। जी। तो ये इस पे जरा बात करेंगे, और बहुत सारी जो इस वक्त खवातीन उस एरा की इस वक्त हमारा शो देखे होंगी, क्योंकि बेसिकली ये खवातीन का शो है, तो आपसे जितनी खवातीन उस वक्त इन लव होंगी और कुछ आपको हेट भी करती होंगी कि आप ये क्या हरकतें बच्चों के साथ करते थे, तो उनको भी बताएंगे कि एक्चुअली होता क्या था बिहाइंड द सेट और किस तरह रिएक्ट करते थे। क्योंकि अगर आप खुद यहाँ होते, सब मौजूद और पर्सनली मिलते, तो आपको दिल चाहता है कि आप झुक कर इनको सलाम करें। बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारे, बहुत अच्छे दिल के इंसान हमारे साथ हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हम लेकर आ रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी नाजरीन, वेलकम बैक। और हमने जाने से पहले ब्रेक पर पूछा था क्यों इतना फ्लर्ट करते थे, क्यों विलन ऐसे बन गए, लड़कियां उठा ली घरों से, मार दिया, जातियां की, क्यों किया ऐसा कैरेक्टर? यू आर वेरी गुड लुकिंग माशाल्लाह इन योर बूम, लाइक अभी भी आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज्यादा हसीन आदमी आप माशाल्लाह से, वेरी ग्रेसफुल। मैं अपने हुस्न की तारीफ शायद पहली और आखिरी बार सुन रहा हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे गुड लुकिंग, और पहले आपने मुझे प्यारा भी कहा। हाँ, और इतना हैंडसम है आप। आपके ये अल्फाज जो हैं मेरे कानों में रस खोल रहे हैं। मैं कैसे आपका शुक्रिया आप कहें तो मैं पूरा वक्त यही कह सकती हूँ। अल्लाह मेरे अल्लाह, आप कहाँ थी इतने पहले? बस मैं, आप क्यों नहीं मिली थी? मैं, आप लोगों ने इंडिया बुलाया नहीं मुझको, मैं यही थी पाकिस्तान में। अब अगर आप इंडिया नहीं आई जी, तो फिर हमें कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उठा के तो नहीं ले जाएंगे आप मुझे पुरानी फिल्म्स की तरह, हाँ, ऐसे ऐसे कंधे पे डाल। अभी से क्यों बताएं? अच्छा, वो वक्त आने पे पता चलेगा। हाँ, अभी क्या है कि हम इस राज को फाश नहीं करना चाहते। ठीक है, बाकी राज फाश करें। हाँ जी, पूछिए। बताइए क्यों किया आपने? आप तो हीरो आ सकते थे उस वक्त, और आप तो मतलब बहुत गुड लुकिंग आदमी थे। आपने जो कहा कि मैं हीरो आ सकता था, तो एक प्रोड्यूसर ने मुझे हीरो बनाने की गलती की। अच्छा, एक फिल्म थी, उसका नाम था नूरे खुदा उर्फ लब्बैक, उसमें मैं हीरो था, तो गलती हो गई, उससे मुझे हीरो बना दिया, और मेरे शहर रामपुर में वो फिल्म लगी। तो मैंने फोन किया रामपुर, मैंने कहा भाई मेरी फिल्म कैसी जा रही है? तो उनका जबरदस्त जा रही है। अच्छा, बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा मैं तो हीरो बन गया, साला मैं तो हीरो बन गया। फिर जब अगले हफ्ते मैंने फोन किया, एक हफ्ते के बाद, फिल्म कैसी जा रही है? कहने लगे साहब पहला जो हफ्ता था वो जबरदस्त था, और दूसरा जो हफ्ता है वो जबरदस्ती है। जबरदस्ती। पहला जबरदस्त हफ्ता, दूसरा जबरदस्ती हफ्ता। 8वें दिन फिल्म उतर गई। ठीक है, उसकी गलती थी, उसको सजा तो मिलनी थी कि उसने। अच्छा, गलती सारी उसकी थी। आपने क्या क्यों किया? लिया मुझे हीरो भाई? तो आप इतने गुड लुकिंग थे, कैसे नहीं लेता कोई हीरो? आपके अलावा कोई नहीं कहता मुझे। बेगम तो कहती होंगी। बिल्कुल नहीं कहती हैं। बेगम ने आज तक, पे लड़कियां बेगम ने, अरे काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ। बेगम ने आज तक ना तो मेरी शक्ल की तारीफ की, ना मेरी आवाज की तारीफ भी उन्होंने नहीं की आज तक, और काम की भी कभी कभी तारीफ करती हैं कि 500 फिल्मों में से 2-3 फिल्मों में आपने ठीक काम किया है। तो कई बार मैं एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता हूं जब मेरे साथ मेरी बीवी ऐसा सलूक करती है। अच्छा, सुने, वो आपकी फैन थी, आपकी वाइफ? या बिल्कुल नहीं थी, वो मेरी फैन कभी नहीं थी, लेकिन मैं तो उनका फैन हूं, क्योंकि मेरा गुजारा उनके बगैर होता नहीं। लव मैरिज की?
नहीं नहीं, देखिए लव मैरिज का क्या होता है। सॉरी, ये बीच बीच में जब सवाल आ रहे हैं ठीक है, एकदम। आपका कहना, आपको पूछने का हक है। वो लव मैरिज हो या वो अरेंज मैरिज हो, इंसान से गलती होती है, वो शादी करता है। आपने फ्लर्ट करने की बात की। देखिए ऐसा है, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, एक्टर्स, फूल्स एंड फ्लर्ट्स आर बोर्न, दे आर नॉट मेड। आप उन्हें बना नहीं सकते, वो तो पैदाइशी फ्लर्ट होते हैं, पैदाइशी फूल होते हैं और पैदाइशी एक्टर होते हैं। मैं तस्लीम करता हूं कि मैं फ्लर्ट हूं, और मेरी बीवी को इतना बुरा लगता था मेरा फ्लर्ट करना। अच्छा, आप हार्मलेस फ्लर्ट हैं, होम्योपैथिक फ्लर्ट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हार्मलेस फ्लर्ट हूं। बस वो जो एक हमारे यहां लक्ष्मण रेखा कहते हैं, एक बाउंड्री कहते हैं, वो जो कुछ भी है वो सिर्फ लफाजी की हद तक है। तो मतलब मैं सीरियस ना हूं? आप नॉन सीरियस भी हो सकती हैं। अच्छा। आपकी बात और है। अच्छा, मेरी बात और है। आपकी बात और है। तो कई बार मेरी बीवी बहुत बुरा मानती थी। पार्टीज में गया, मैं अपनी फीमेल इक्का दुक्का कोई एडमायरर मिल जाए भूले भटके, उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करते थे, तो इनको बहुत बुरा लगता था। तो मैं समझाता था कि भाई ये अब नेचर है, मेरी कुदरती तौर पे नेचर है, तो मैं आई कांट हेल्प इट। अब कुदरत ने मुझे बनाया है तो मैं अपने आप को बदल तो सकता नहीं। लेकिन वो बेचारी भी जो है उसको सरेंडर करना पड़ा। फिर मैंने समझाया कि भाई मैं कुछ जेब में तो हाथ डालता नहीं हूं, किसी के साथ मैं अपना वक्त नहीं गुजारता हूं, अपना पैसा बर्बाद नहीं करता हूं। आई नेवर गो आउट ऑफ माई वेट। वो गाना है ना कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। रास्ते में चलते चलते कोई प्यार से मिलता है, थोड़ी देर उससे हंसी मजाक करो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन पीछे मुड़ के ना देखो। नाउ माई वाइफ हैज कम इन टर्म्स विद द रियलिटी कि यार ये बॉर्न फ्लर्ट है, ये गॉन केस है, इसका कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। अच्छा, ये बताएं कि कौन सा ऐसा गाना है जो आपके अक्सर खवातीन को देख के दिल से निकलता है? देखिए, बहुत सारी खवातीन देख रही हैं इस वक्त जो शदीद आपके इश्क में मुब्तला है। पाकिस्तान में तो बेपनाह हैं जो आपसे बहुत ज्यादा इश्क करती हैं, और पूरी जवानी उन्होंने ऐसे मजाक मुझसे मत करो। मैं बहुत सीरियस हूँ। ये मेरी ऑडियंस मेरा साथ देगी। तुम्हारी आज पहली बार मुलाकात हुई है, इतनी जल्दी मुझसे मजाक बेतकल्लुफ हो के ऐसे मजाक नहीं सर, मेरी जुर्रत मैं आपसे मजाक करूं। मैं आपको सच बता रही हूँ, बल्कि आपको मैं इस शो के बाद ईमेल्स दिखाऊंगी जो आपके लिए आई हैं हमारे पास। ईमेल ऑफ फीमेल? जी यस, ईमेल ऑफ फीमेल। सेट पे होते तो हम आपको मिलाते हैं, हमारे मच्छीज हैं सेट पर। देखो, इतना ना चढ़ाओ मुझे, इतना ना चढ़ाओ कि जब हकीकत का सामना हो और मैं गिरूं तो मैं मादूर हो जाऊं, इतना मत चढ़ाओ। सर देखें, आप मेरी बात लिख के रख लें। इस वक्त मैं आपको सच बता रही हूँ, खवातीन आपकी डाई हार्ट फैन है पाकिस्तान में। दे लव यू लाइक एक से तो मिलवा दो। एक से? अरे एक से तो मिलवा दो, एक भी नहीं मिली। आप रुकें तो सही थोड़े दिन, फिर देखें आप लाइन लगा देंगे, और आपकी जो मिसेज है ना उनको हम कहीं भेज देंगे शॉपिंग। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, हम लोग 27 को जा रहे हैं तो मैं उनको 27 को रवाना कर देता हूँ। ठीक है। और मेरा क्योंकि 30 दिन का वीजा है तो मैं ओवर स्टे कर जाता हूँ। ठीक है, अब ये हमारी आपस की बातें, ये आप लोग सुन के क्या करेंगे, छोड़ दें, हम खुद ही डिसाइड करें। लेकिन अगर आप लोग रजा साहब से मिलना चाहते हैं, और मुझे पता है आप लोग फैंस हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं बहुत सारे। तो मैं ये कह रही थी कि वो पाकिस्तानी खवातीन जो आपकी डाई हार्ट फैन है, उनके लिए अगर एक थोड़ा सा गाना अच्छा सा गुनगुना देते तो आज की दिन अच्छा गुजर जाता, सुबह हसीन मजीद हो जाती। जुवेरिया, तुम भी तो पाकिस्तानी हो। बिल्कुल, बेशक। एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पाकिस्तानी। एंड आई एम वेरी प्राउड के आज मैं आपसे महवे गुफ्तगू हूं। देखिए, फिलहाल तो आप मेरे सामने हैं, मैं आपको देख रहा हूं। आपसे आज पहली बार रूबरू मुलाकात हुई है, आपको देख रहा हूं। आपके देखने पे गाना सुना दूं। आहा, क्या बात है, इरशाद। देखिए, गाऊंगा, इसकी गारंटी है। सुर में गाऊंगा, इसकी गारंटी नहीं है। वो मसला नहीं है कोई भी, चलो वी डोंट माइंड। तो शुरुआत करते हैं। जुवेरिया, तुम सामने हो, तुम्हें देख रहा हूं, तो मैं ये कहूंगा, तुझे देखा तो ये
जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, आंखें मेरी सपने तेरे, दिल मेरा यादें तेरी, हो मेरा है क्या सब कुछ तेरा, जान तेरी सांसें तेरी, मेरी आंखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने लगे सारे गम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या करूं मैं क्या करूं, तू सामने बैठी रहे मैं तुझे देखा करूं, तूने आवाज दी देख मैं आ गई, प्यार से है बड़ी क्या कसम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। क्या बात है भाई, क्या बात है। और इसी के साथ हम लेंगे ब्रेक, ताकि ब्रेक में जब आप लोग जाएं तो मैं कुछ बातें करूं। ब्रेक ये इसलिए ले रही हैं कि ये टॉर्चर हुई मेरा 3 मिनट का गाना। मैं बहुत खुश हुई और बहुत मजा आया, और पहली दफा किसी इतने बड़े हीरो ने मेरे लिए गाना। हीरो क्या हीरो पिएंगे हैं आप? आप? मैं चाय वाय पीऊंगी। चाय मैं अब हम लोग बातें करें, आप एक ब्रेक लेकर जल्दी से वापस आ जाइए। वेलकम बैक। वैसे तो दिल नहीं चाह रहा था कि आप लोगों को बुलाऊं, क्योंकि मैं तो अभी तक उसी शहर में थी जिस शहर में आप लोग ब्रेक पर गए थे। मेरे लिए आज गाना गाया गया। क्या बात है। शहर थी या जहर था? ये शहर था जो अब नहीं टूटेगा जिंदगी भर। मैं कह सकती हूँ कि रजा मुराद साहब ने मेरे लिए गाना गाया। ऑफिशियल हो गया ना, रिकॉर्ड। दिल की गहराइयों से गाया। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं? बहुत शौक से। हाँ, तो कौन फेवरेट एक्ट्रेस है या एक्टर है आपका? माहिरा खान। माहिरा खान। और एक्टर? समीरा पीरज़ादा। ओहो क्या बात है। और एक्टर्स में? शकील अहमद साहब और कवि साहब। कवि साहब। आपको पता है कि कवि साहब जो हैं वो अभी तक उतने ही क्यूट और उतने ही प्यारे हैं। देखिए मुझे अब जेलसी हो रही है, मेरे अलावा आप किसी को क्यूट ना कहें, किसी मर्द को क्यूट ना कहें। अच्छा, प्लीज मेरा समीना आपा के बारे में? हाँ समीना आपा के लिए कह दो। हाँ उनके लिए कह सकती हैं। मैं उसमें तो आपका हम ख्याल होगा। मैं तो उनके ड्रामे देख रहा हूँ, मिड 70s से देख रहा हूँ जी। और उन्होंने बहुत काम किया, बहुत काम किया है। और माशाल्लाह एक बड़ी उनमें पाकीज़गी आ गई है, एक बड़ी पाकीज़ा लगती हैं, एक बड़े अच्छे दिल की खातून लगती है। तो अच्छा, अगर आपको चांस मिलेगा किसी पाकिस्तानी एक्टर के साथ काम करें तो वो कौन होगा? पाकिस्तानी एक्टर मुस्तफा कुरैशी। मुस्तफा कुरैशी साहब। ओहो, ये दो आवाजें जब टकराएंगी तो क्या हाल होगा। नहीं, मैं तो समझता हूं कि मुझसे बहुत बेहतर एक्टर हैं, मुझसे बहुत अच्छे एक्टर हैं। देखिए उनमें जो एक खासियत है वो सिर्फ एक अदाकार नहीं है, वो एंटरटेनर हैं। उनका जो एक मखसूस अंदाज है। आपको उनका डायलॉग याद है? ओ सोनिया और दूध ते पीले, वो जो एक अंदाज है, बहुत ही याद आऊंगा, नवा है सोनिया, बहुत ही याद आऊंगा।
वो और एक फिल्म उनकी मुझे बहुत अच्छी मौला जट, नूरी नत का उन्होंने रोल किया था। तो मेरे बड़े पसंदीदा अदाकार हैं। अच्छा, फिल्म्स पाकिस्तानी देखते हैं? जी हाँ, मैं देखता हूँ। पंजाबी फिल्म्स देखते हैं? पंजाबी वो फिल्म अजिया एक चैनल है, तो बदस्तूर उस पे सुल्तान राही साहब की और इनकी फिल्में आती रहती हैं, टकराव होता रहता है। अच्छा, देखते रहते हैं आप? हाँ, देखिए क्या है, ये जो फिल्में हैं ये हैं एंटरटेनिंग। इसमें अगर आप लॉजिक ढूंढें या आप सोचें कि भाई इसमें बहुत ही नेचुरल स्कूल ऑफ एक्टिंग से ये फिल्में लबरेज होंगी, तो ऐसा नहीं है। वो उनका अपना एक अंदाज है, एक मखसूस अंदाज है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो अभी जो रिसेंटली फिल्म्स बनी उनमें से कोई आपने फिल्म देखी? मैं हूँ शाहिद आफरीदी, वार, इनमें से कोई? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, 3 फिल्में जो मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में देखी हैं, मैं बेइंतहा मुतस्सिर हुआ हूँ। एक है रामचंद पाकिस्तानी जी, महरीन जब्बार की। जी, बहुत मुझे अच्छी लगी फिल्म, खुदा के लिए। खुदा के लिए। और बोल, शेख साहब जी, बोल। मैं इतना मुतस्सिर हुआ कि इन फिल्मों की सीडी है मेरे पास, माशाअल्लाह। और मैं ये बार बार फिल्में देखता हूँ। और मुझे खुशी ये है कि ये जो नई जनरेशन आई है, इनके अपने ख्यालात हैं, इनका अपना एक एग्जीक्यूशन है और बहुत कन्विक्शन है इनके बनाने में। ये फिल्में बड़ी कन्विक्शन के साथ बनाई हैं। टेक्निकली भी ये फिल्में बहुत अच्छी थी। और खुसूसन मैं बोल के बारे में कहूंगा कि एक ट्रेजेडी जो है कि साहब, जब लड़की पैदा होती है तो मातम होता है, और जब लड़का पैदा होता है तो मिठाइयां बढ़ती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फिल्म जो है, मैं समझता हूं कि वो एक आई ओपनर है, मैसेज है पूरा। जी बिल्कुल। देखो जुवेरिया, मैं ये कहता हूं कि अक्सर ये कहा जाता है कि लड़की पराया धन है। लड़की तो पराया धन है ही नहीं, वो तो लड़की ही अपनी है। बिल्कुल बिल्कुल। लड़के को तो बहू ले जाती है, लड़के को बहू ले गई, वो शादी से पहले आपका होता है, शादी के बाद ठेंगा। ठीक है, लड़की शादी के बाद भी आपकी खिदमत करती है, वालिदैन की खिदमत करती है, और थिक और थिन में साथ रहती है, वो हमेशा साथ रहती है। तो और सुन्नत है लड़की होना, तो सुन्नत, उससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके से अगर लड़के लड़की में आप फर्क करते हैं तो मैं उसका शदीद मुखालिफ हूं। आज किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, बल्कि 2 हाथ ज्यादा हैं। और ये मेरी सुबह हसीन है जो हमारा प्रोग्राम है, इसके तवस्सुत से मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने प्रोग्राम में, अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को, कि लड़की हर जगह, हर स्टेज पर एक अपना कैरेक्टर प्ले कर रही है, और उसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती। बिल्कुल। सो टेक केयर ऑफ हर। नहीं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते लड़की के बगैर। और देखिए, मैं एक बात आपको और बताता हूं, एक लड़की जब घर में होती है, उस घर में एक सॉफ्टनेस आ जाती है उसके रहने से, उसकी आवाज, उसके लाड़, उसका रूठना। लड़के तो बड़े घुन्ने होते हैं, अपनी दुनिया में मस्त, एरोगेंट होते हैं, घुन्ने होते हैं। लड़की तो जैसे ही होश संभालती है वो प्यार बांटना शुरू कर देती है। तो हर घर में एक लड़की का होना बहुत जरूरी है। और मैं ये चाहता हूं कि लड़कियों की तालीम पर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि तालीम से उनका जहन जो है मुनव्वर होता है, और तालीम एक ऐसा तोहफा है, अगर आप वालिदैन लड़कियों को देते हैं तो उससे बड़ा कोई दूसरा तोहफा नहीं है। क्योंकि सर जनरेशन चलानी है ना उसको आगे, जनरेशन चलानी है। और अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, अगर कोई बहरान आता है, माली बहरान आता है, और अगर वो तालीम याफ्ता है या तरबियत याफ्ता है, तो वो अपने घर अपने कंधों पर लेके चल सकती है, बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश कर सकती है, उसे फिर गंदगी और हाइजीन में फर्क मालूम होता है। तो सबसे पहले यह सोचना कि साहब लड़की है, कल शादी हो जाएगी, हम क्यों इसे तालीम दें? नहीं, शादी के बाद भी तो तालीम की जरूरत पड़ती है। और अक्सर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब लड़कियां डॉक्टरी करती हैं, MBBS करती हैं, और शादी होती है तो घर में बैठ जाती हैं, तो क्या फायदा इतना पैसा। वही देखिए,
वही तालीम अगर किसी और खातून को मिलती तो आप उससे मुल्क की खिदमत करते हैं, आप हमवतनों की खिदमत करते हैं, तो वो आपकी डिग्री तो ज़ाय हो गई, जाया हो। तो इससे मुल्क का नुकसान होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपने साहब कोर्स किया, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, आप डिग्री याफ्ता हैं, लेकिन शादी के बाद साहब हाथ पे हाथ धरे घर में बैठे हुए हैं, तो वो बड़ी अफसोसनाक बात होती है। तो इसका मतलब है कि आपको जो अब हमारी फिल्म्स बनना शुरू हो गई हैं, जो ये सोशल सब्जेक्ट्स पे काम हो रहा है, ये आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमें एंटरटेनमेंट की भी जरूरत है, उसके तो बारे हमारी में फिल्में आप हैं ना आपके पास? तो एंटरटेनमेंट हम देंगे, मतलब एंटरटेनमेंट आप देंगे, एजुकेट हम करेंगे, ऐसा कुछ मिक्स नहीं, कर लें। देखिए क्या है, हमारे पास तो फिल्मों का जखीरा है, माशाल्लाह। हर तरीके की फिल्में हमारे यहाँ बनती हैं और हर ऑडियंस के लिए बनती हैं, जिसे एंटरटेनमेंट चाहिए, जिसे शॉक ट्रीटमेंट चाहिए, या जिसे कुछ एजुकेशनल फील्ड में कुछ मालूमात चाहिए, तो हर तरीके की फिल्म बनती हैं। ये अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ एजुकेशन की और पढ़ाई की जरा बात हो रही है, तो मैं पूछूं, उर्दू लिटरेचर पढ़ा पसंद है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये बात मैं आपके इल्म में लाना चाहूंगा कि हाई स्कूल मैंने उर्दू मीडियम से किया। अच्छा। मेरी इब्तदाई तालीम और स्कूल तक मैंने तालीम उर्दू में हासिल की और हाई स्कूल भी मैंने उर्दू में पास किया। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जिसे बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है, अब थोड़ी बहुत अंग्रेजी हमने सीख ली है, क्योंकि उर्दू मीडियम में पढ़े थे तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो जो भी थोड़ी बहुत आती है लोग आज तारीफ भी करते हैं कि हम अच्छी अंग्रेजी पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। वो हमारा एक शौक था। और आज ये बात जो है बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी के बगैर गुजारा भी नहीं है। लेकिन जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में मैंने दाखिला लिया, अब वहां थ्योरी का पेपर करना था, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और मेरी खुशकिस्मती के जो मेरे प्रोफेसर थे रोशन तनेजा साहब, वो भी उर्दू के तालीम याफ्ता थे। तो अच्छा, मैं बड़ा थोड़ी सी मैं यहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ, आप लोगों ने, आपने इंडिया में तालीम हासिल की? जी। तो उर्दू में की या हिंदी में की? उर्दू में। बाकायदा अलिफ बे पे टाइप? नहीं, उर्दू जैसे आपके यहाँ पढ़ाई जाती है, जैसे आपकी मादरी जबान है, मेरी भी मादरी जबान उर्दू है और सेकंड लैंग्वेज हिंदी थी, तो हिंदी उर्दू में। जी हाँ, जी। तो मैं अपने प्रोफेसर साहब के पास गया और डरते डरते मैंने उनसे कहा, और मुझे लगा कि बहुत मुझे डांट पड़ेगी। मैंने कहा, सर वो थ्योरी का पेपर है सर, मुझे मेरा अंग्रेजी में हाथ तंग है, तो मैं उर्दू में लिखूं तो चलेगा? यस रजा, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट इट, आई नो उर्दू, आई कैन फॉलो इट। वहां मैंने सवालात आए थे इंग्लिश में और जवाब मैंने उसके, और एक्टिंग थ्योरी का एक पेपर होता है। तो देखिए क्या है, आज अफसोसनाक बात यह है कि जो हमारे नौजवान हैं वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो शान समझते हैं अंग्रेजी बोलने में। बोलिए, अंग्रेजी अच्छी बात है, बोलना चाहिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि अंग्रेजी के बगैर गुजारा भी नहीं है। लेकिन भाई आपकी मादरी जबान है, बेशक, ये तो आपको आनी चाहिए, और पहले उर्दू आनी चाहिए, मतलब बिल्कुल आनी जो भी चाहिए। आपकी नेशनल लैंग्वेज है। बल्कि सर मैं आपको बताऊं, मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई जी। तो वहाँ चाइनीज आए हुए थे बहुत सारे, और वो चाइनीज कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें किसी चीनी ने अंग्रेजी में बात नहीं की, लेकिन सारे पाकिस्तानी अंग्रेजी में बात कर रहे थे, और हर चीनी जो था वो चाइनीज में बात कर रहा था, और सब ट्रांसलेटर्स थे वहां पर। तो हम क्यों नहीं उर्दू में बात कर सकते? हम क्यों शर्मिंदा होते हैं इस बात से? लेकिन एक बहुत जरूरी बात, उर्दू अदब के बारे में आपसे हमें बात करनी है, लेकिन हम अभी जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वापस आके पूछेंगे कि आपका फेवरेट शायर कौन है उर्दू जबान में। तो कहीं मत जाइएगा, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
जी वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं रजा मुराद साहब, डैशिंग एंड हैंडसम एंड वेरी गुड लुकिंग इंडियन फिल्म स्टार। देखिए आप मेरा दिमाग खराब कर रही हो। नहीं बिल्कुल नहीं कर जो आप रहे। देखिए आप हर ब्रेक में जो आप तारीफ मुझे तारीफ कर रही हो, डैशिंग और हैंडसम वैंडसम, क्यों भाई? मैं आपका मेहमान हूँ। आप हैं। क्यों आप मेरे जज्बात से क्यों खेल रही हैं? नहीं मैं बिल्कुल आप नहीं इतना चढ़ा के फिर मुझे पटक देंगी, मेरा क्या होगा? आपको बिल्कुल नहीं पटका जाएगा, बल्कि आपसे और ज्यादा मोहब्बत और प्यार अरे किया अल्लाह जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, उर्दू अदब की हम बातें कर रहे थे, तो कौन ऐसा शायर है जो उर्दू जबान का आपको सबसे अच्छा लगता है, जिनको आप पढ़ते हो? जी हाँ, मुझे साहिर साहब बहुत पसंद है, साहिर लुधियानवी साहब। और जब भी फिल्मों में उन्होंने लिखा तो बहुत म्यारी लिखा उन्होंने, कभी म्यार से गिर के उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अक्सर मैं उनकी नज़में पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक नज़म सुनाता हूं। इसका उन्वान है परछाइयां। जवान रात के सीने पे दूधिया आंचल, जवान रात के सीने पे दूधिया आंचल, मचल रहा है किसी ख्वाबे मरमरी की तरह। हंसी फूल हंसी पत्तियां हंसी शाखें, हंसी फूल हंसी पत्तियां हंसी शाखें, लचक रही हैं किसी जिस्म नाज़नी की तरह। फिजा में धुल से गए हैं उफक के नर्म खुतूत, फिजा में धुल से गए हैं उफक के नर्म खुतूत, जमी हंसी है किसी ख्वाब सरजमी की तरह। फिजा में धुल से गए हैं उफक के नर्म खुतूत, जमी हंसी है किसी ख्वाब सरजमी की तरह। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत कभी यकीन की तरह। वाह वाह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत कभी यकीन की तरह। इन्हीं के साए में फिर आज दो धड़कते दिल, इन्हीं के साए में फिर आज दो धड़कते दिल, खामोश होंठों से कुछ कहने सुनने आए हैं। इन्हीं के साए में फिर आज दो धड़कते दिल, खामोश होंठों से कुछ कहने सुनने आए हैं। न जाने कितनी कशाकश से कितनी काविश से, न जाने कितनी कशाकश से कितनी काविश से, ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। यही फिजा थी, यही रुत, यही जमाना था, यही फिजा थी, यही रुत, यही जमाना था। यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी, धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से, धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से। हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरजू के चमन खिल के फूल हो जाएं, कि आरजू के चमन खिल के फूल हो जाएं, दिलो नजर की दुआएं कबूल हो जाएं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। तुम आ रही हो जमाने की आंख से बचकर, तुम आ रही हो जमाने की आंख से बचकर, नजर झुकाए हुए और बदन चुराए हुए। तुम आ रही हो जमाने की आंख से बचकर, नजर झुकाए हुए और बदन चुराए हुए। खुद अपने पैरों की आहट से झेंपती डरती, खुद अपने पैरों की आहट से झेंपती डरती, खुद अपने साए की जुम्बिश से खौफ खाए हुए। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। रवां है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, रवां है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के साथ पर मल्लाह गीत गाता है। तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से, तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से, मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाहें हैं, मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाहें हैं, तुम्हारे होंठों पे मेरे लबों के साए हैं। मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाहें हैं, तुम्हारे होंठों पे मेरे लबों के साए हैं। मुझे यकीन है कि अब हम कभी ना बिछड़ेंगे, मुझे यकीन है कि अब हम कभी ना बिछड़ेंगे। तुम्हें गुमा है कि हम मिलके भी पराए हैं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। वाह। मैं फूल टांक रहा हूं तुम्हारे जूड़े में, मैं फूल टांक रहा हूं तुम्हारे जूड़े में,
तुम्हारी आंख मसरत से झुकती जाती है। मैं फूल टांक रहा हूं तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंख मसरत से झुकती जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूं, न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूं। जबान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को, मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए अज्ज़ व करम से उठा रही हो तुम। मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए अज्ज़ व करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाई जाती है, सुहाग रात जो ढोलक पे गाई जाती है, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और अच्छी खासी लंबी ये पूरी नज़म, और आपको पूरी जबानी याद है, ये बड़ी एक नहीं, आप सामने हैं, आप इंस्पिरेशन है मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़ है। और अगर कोई इंस्पिरेशन नहीं होता तो फिर वो परस्पिरेशन वाली बात हो जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे क्योंकि सवाल हैं आपके लिए हमारे पास, ये एक बहुत लंबा सा भारी सा पटारा है मेरे पास और इसमें से वो निकलते ही चले जा रहे हैं। एक सवाल जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अब आपने फिल्म से कदम रखा टीवी ड्रामों की तरफ। एक तो ये कि फिल्म मीडियम में जो काम कर चुका हो उसके लिए टीवी को एक्सेप्ट करना जरा मुश्किल हो जाता है, और फिर आपका जो टीवी है काफी लाउड है, काफी ड्रामा जो है वो कुछ ज्यादा ही क्रिएट होता है। हमारा ड्रामा थोड़ा सा मेलो है, आपका ड्रामा थोड़ा ज्यादा ड्रामा है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? देखिए, ऐसा है, पहला जो आपने सवाल किया है मैं उसका जवाब देता हूं। एक जमाने में जो फिल्म एक्टर्स थे उनका टीवी पर काम करना बड़ा मायूस समझा जाता था। वो अपनी शान के खिलाफ समझते थे टीवी पे काम करना। लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया में सैटेलाइट चैनल्स के जरिए टीवी फैला है, टीवी ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। अब अगर इसकी अजमत से कोई इनकार करता है तो उससे बड़ा अहमक कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, करिश्मा कपूर सब आ गए, टीवी पे आ गए। तो अमिताभ बच्चन के आने से साइज बड़े और छोटे साइज की वो खत्म हो गई झिझक। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले स्मॉल स्क्रीन कहते थे, बिग स्क्रीन कहते थे, अब ना कोई स्मॉल स्क्रीन है ना बिग स्क्रीन है, इट्स इवन नाउ। हाँ, इट्स इवन नाउ। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट इफ यू कांट विन देम जॉइन देम। तो अगर आप जीत नहीं सकते तो आप उनमें शामिल हो जाइए। और आज हर फिल्मी फनकार जो है, बड़े से बड़ा फिल्मी फनकार, वो आता है टीवी पे। अनिल कपूर ने भी अभी एक सीरियल किया था जी, 24 आवर्स। तो अब ये साइज का चक्कर जो है वो खत्म हो गया है। आपने जो एक बात कही है कि हमारे सीरियल लाउड होते हैं और आपके मेलो होते हैं, देखिए क्या है कि ये बिजनेस है, जो डिमांड होती है वो सप्लाई होती है। ऐसे सीरियल्स, ऐसे ड्रामे जो हैं हमारी ख्वातीन पसंद करती हैं। हमें ड्रामा अच्छा लगता है, हमें ड्रामेटिक सीन्स अच्छे लगते हैं, हमें गाने अच्छे लगते हैं। तो ये जो टीवी है ये ख्वातीन को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है, उनका जो टेस्ट है। तो जो हमारी ख्वातीन हैं उन्हें ड्रामा अच्छा लगता है, इसलिए उनके लिए हम ये बनाते हैं। क्योंकि ये जो कारोबार है इसमें बहुत सरमाया लगता है, तो नुकसान का सौदा कोई नहीं करना चाहता है। और आज सीरियल्स के जरिए बहुत से फनकारों को रिकग्निशन मिला है, अच्छे उनको पैसे मिलते हैं, अच्छा मुआवजा मिलता है।
और इंडस्ट्री के वर्कर्स, हजारों वर्कर्स का रोजगार चल रहा है इससे। तो जो हमारी खवातीन की डिमांड है वही पूरी वही हम पूरी कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो रजा साहब हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन वापस आके जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि अगर खैर आपको क्या चांस की बात बोलूं, लेकिन अगर आपको ऑफर हम करें कि आप हमारे एक ड्रामे में काम करें तो वुड यू लव इट? अभी जवाब नहीं दीजिएगा, ये जवाब हम नाजरीन को बताएंगे ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा। हम लेकर आ रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। हमने जाने से पहले आपसे सवाल किया था कि अगर आपको एक हम ऑफर करें कि कोई आप हमारे साथ सीरियल करें तो आप पसंद करेंगे काम करना? एक मिसाल है नेकी और पूछ पूछ। अरे वाह, पूछने की बात ही नहीं है, आप हमारे पास ऑफर लाएं, वक्त की या कीमत की आप बिल्कुल परवाह ना करें। हो सकता है कि हम आपकी सीरियल में काम करने के लिए अपने जेब से आपको मुआवजा दें। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए कि रजा साहब ने इतनी बड़ी बात की। रजा साहब, राइटर्स के बारे में बताइए, कोई पाकिस्तानी राइटर आपको पसंद हो? जैसे फातिमा सुरैया बज्जियां हैं और ऐसे बहुत सारे। देखिए, हसीना मोइन बहुत अच्छा लिखती हैं और शायरों का तो ये एक जखीरा है यहाँ पे। फैज अहमद फैज साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हैं, और एक शायर होते थे शकीब जलाली साहब, वो भी बहुत अच्छा कहते थे। तो ये तो मैं ये कहूँगा कि ये तो इल्म का यहाँ पे एक दरिया बहता है। लेकिन अफसोसनाक बात यही है कि ये जो आज की जनरेशन है ये समझ नहीं पा रही है वो इल्म किस काम का जिसे ना पढ़ा जाए, जिसका मुताला ना किया जाए। तो ये मुझे पता नहीं कि यहाँ के, देखिए, सबसे जरूरी इब्तिदाई तालीम होती है जहां से आपकी बुनियाद पड़ती है, बेसिक्स। तो अगर बच्चों को आप प्राइमरी स्कूल से अगर आप उन्हें उर्दू की तालीम दें और आप उन्हें शेर व शायरी के बारे में भी जो उनकी उम्र है, नज़मों से आप उनकी शुरुआत करें, तो वो एक बड़ी पुख्ता बुनियाद हो जाती है। अगर सिर्फ अंग्रेजी पर ही जोर है तो फिर जो इतने आपके यहाँ शोरा इकराम है वो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और वैसे रजा साहब, हमारे यहाँ प्राइमरी से ही माशाल्लाह से पढ़ाया जाता है। जैसे अल्लामा इकबाल तो हमारी बुक्स में मौजूद हैं स्कूल की, और बहुत ही उनकी नज़में दिलचस्प है और उनमें बड़ा वजन है, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही। अच्छा, ये तो हुई सीरियल की बात। हाँ। और कुछ राइटर्स की बात है। ये बताइए कि आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है इंडिया में कि सुपर हीरोज बन गए हैं, क्रिश आ गए हैं। आपके दौर में अगर आप सुपर हीरो का आपको कहा जाता तो आप कौन सा सुपर हीरो बनना पसंद करते हैं? आप कॉमिक्स की बात कर रही हैं या आप फिल्मों की बात कर रही हैं? मैं फिल्म्स की बात कर रही हूँ। देखिए, हमारे यहाँ तो एक ही सुपर हीरो हुआ है, वो दारा सिंह हुआ है। बिल्कुल, दारा सिंह वही सुपर हीरो हुए हैं। वो रुस्तम जमा थे, वो पहलवान थे, पहलवान से वो अदाकार हो गए। तो हम उनकी फिल्में बहुत दिलचस्पी से देखते हैं। नहीं, आपके तमिल मूवीज में तो काफी सारे सुपर हीरोज हैं। नहीं, वो क्या है, लार्जर देन लाइफ बना दिए गए। और वो भी देखिए इसलिए है कि ऑडियंस अपने आप को उन किरदारों से आइडेंटिफाई करती है। जैसे रजनीकांत जी, वो वहां पे ही इज लाइक अ कल्ट फिगर, क्योंकि देखिए हर आदमी जो है सुपर हीरो बनना चाहता है, हर इंसान ताकतवर बनना चाहता है। जब आप एक ऐसा किरदार लाते हैं तो मासेस उसे आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप से, इसलिए वो एक सुपर हीरो पैदा होता है। जैसे हम बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे, बैटमैन या सुपरमैन, तो वही होता है सुपर हीरो। अब कुछ फिल्में बनाई जाती हैं बच्चों के टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, जैसे आपने क्रिश का जिक्र किया, तो कुछ फिल्में सिर्फ बच्चों के लिए बनाई जाती हैं। और जाहिर सी बात है कि जब
बच्चे फिल्म देखने जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, माँ बाप उनके साथ जाएंगे। तो उनके लिए थोड़ा सा डांस, गाना और एंटरटेनमेंट हाँ, रख दिया जाता जी, है, थोड़ा सा ड्रामा। हाँ, वो एक फैंटेसी जो बच्चों की होती है। जैसे हम बचपन में अपनी दादी से या नानी से हम कहानी सुनते थे, तो कहानी सुनते सुनते हम अपने तसव्वुरात में खो जाते थे, तो वो एक एंटरटेनमेंट है। अच्छा, हु इज योर फेवरेट एक्टर इन इंडिया? एक का नाम कैसे लूं, बहुत से। कोई एक जो आप समझते हो कि यार ही इज द मैन, ही इज द अल्टीमेट एक्टर। मैं एक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टार हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टर। देखिए, कई बार क्या होता है, जब एक रेस होती है तो फोटो फिनिश में डेड हीट हो जाती है, कोई फर्क ही नहीं होता, एक 1/10 ऑफ अ इंच का भी फर्क नहीं होता है। तो इसमें मेरी डेड हीट है दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन। आहा, क्या बात है। ये दोनों मेरे मोस्ट फेवरेट एक्टर्स हैं। दिलीप साहब एक लेजेंड हैं, अमिताभ बच्चन एक वर्सटाइल एक्टर हैं, और अमिताभ बच्चन भी दिलीप साहब से इंस्पायर हुए हैं। अक्सर उनसे यह पूछा गया था कि आपकी एक्टिंग में दिलीप साहब की झलक आती है, तो उन्होंने कहा यह बात जो है ये कुदरती बात है, वो मेरे आइडल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर उनकी झलक आ जाए तो इट्स वेरी नेचुरल, बिकॉज ही हैज बीन माय आइडल। तो ये मेरे दो बहुत पसंदीदा एक्टर। अच्छा, कौन सी एक्ट्रेस है जिसको आप देख के कहते हैं कि मैं हीरो होता इस वक्त और इसके साथ ये गाना मैं पिक्चराइज कराता? सच सच बताना, यहाँ अभी बेगम नहीं है। देखिए, मेरी सबसे फेवरेट हीरोइन थी मधुबाला। क्या बात है। और मैं आपको बताऊं कि इन आंखों ने मधुबाला को देखा है। वाओ। तो हमारे उनसे घरेलू ताल्लुकात थे, आना जाना था उनके यहां। मैं तो खैर बहुत छोटा था। वो जो एक हुस्न था, ऐसा हुस्न तो आया ही नहीं, और मेरी हमेशा वो सबसे पसंदीदा हीरोइन रही हैं। और बस अल्लाह की जो मसलहत है वो तो अल्लाह ही जानते हैं, अल्लाह ताला जानते हैं। बहुत जल्दी वो चली गईं, इस जहाने फानी को अलविदा कह दिया उन्होंने। वो मेरी बहुत बहुत फेवरेट हीरोइन है। और एक बात मैं आपको बताऊं उनके बारे में, देखिए, आज जो मूवी चैनल्स हैं या आज जो पुराने गानों के आपको सीडीज मिलते हैं, या वो गाने लगातार आप रेडियो पे सुनते हैं या आप अपने सीडी पे सुनते हैं, किशोर कुमार को गुजरे हुए आज 28 साल हो गए हैं। आज भी ये जो नौजवान तबका है, इसका सबसे फेवरेट सिंगर किशोर कुमार है। सबसे फेवरेट, और एवरीबॉडी कॉपीज हिम एक्चुअली। आज भी नहीं, उनकी मतलब फेक कॉपीज तो बहुत निकली, बहुत निकली। जी। दूसरे, मैं फिर आपको मिसाल देता हूं, आज भी अगर आप नौजवानों से पूछें कि उन्हें सबसे खूबसूरत हीरोइन कौन लगती है, तो सबका एक ही जवाब होता है मधुबाला। क्योंकि उनकी फिल्में आती रहती हैं, उनकी फिल्मों के सीडीज हैं और वो उनके गाने आते हैं, तो आज भी मधुबाला का हुस्न जो है, उसका जादू आज भी चल रहा है। तो मधुबाला को किसी ने रिप्लेस किया? वो हुस्न तो आया ही नहीं, वो हुस्न नहीं आया। आपको नहीं लगता कि माधुरी थोड़ी क्लोज थी? माधुरी भी वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं, माधुरी भी बहुत हसीन है। मधुबाला थी, माधुरी है। माधुरी भी बहुत टैलेंटेड है। अच्छा, तो जेलसी बताए ना, किससे हुई, या अभी देख के किसको आप चाहते हैं कि ये जो हीरोइन है ना, ये मतलब मधुबाला तो चले, वो तो एक आइकॉन थी माशाल्लाह से, और उनकी क्या बात थी, उनकी एक्टिंग, उनकी। अब ऐसी कौन सी हीरोइन है जिसको आप? अब का तो मैं नहीं कहूंगा। मेरी जो सबसे फेवरेट हीरोइन हुई हैं आज तक, वो मुमताज हुई हैं। और एक दिन मेरी अम्मी ने मेरी पिटाई भी की थी। मेरा हाई स्कूल का पेपर था और उनकी एक फिल्म लगी थी आग। उनकी फिल्म आग लगी थी और मेरे दिल में उन्हें देखने की आग जल रही थी। तो मैं पढ़ाई छोड़कर मैं वो फिल्म देखने चला गया। और जब मैं आया और मेरी वालिदा ने कहा कि कल तुम्हारा पेपर है, तुम्हें फेल होना है। मैंने कहा, हम उन्हें बिया कहते हैं, मैंने कहा बिया मुमताज की फिल्म, ऐसी की तैसी तुम्हारी मुमताज की, फेल हो जाओगे, 1 साल बर्बाद हो जाएगा।
गुस्से में उन्होंने मुझे पीटा। मुमताज के लिए तो मैं पिटा हूं, और ये आपने पूछा कि कौन सा गाना आपके लिए वो गाती हैं या मैं कौन सा गाना उनके लिए गाता, तो एक बड़ा अच्छा गाना है उन पे जो पिक्चराइज हुआ था। एक फिल्म थी तेरे मेरे सपने, जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। वो बड़ा अच्छा गाना है, मुझे लगता है मेरे लिए गा रही है वो आपके लिए गा रही है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है, और लगने में कोई हर्ज नहीं है, लग तो कुछ भी सकता है। तो नाजरीन, जो खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं उनको भी बहुत कुछ लग रहा होगा, लेकिन अभी बहुत सारा वक्त है और अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं जो रजा साहब से हमसे करनी है। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम लेकर आ रहे हैं छोटा सा ब्रेक। How was the experience of that movie? मेरा उस फिल्म से एक जज्बाती रिश्ता है। अच्छा। वो मेरी जिंदगी की सबसे अहम फिल्म है। अपने वक्त की सबसे बड़ी हिट थी फिल्म, राज कपूर साहब की आखिरी फिल्म थी, और उस फिल्म की रिलीज होने के बाद मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया बदल गई। कैसे? राज कपूर साहब ने मुझे उसमें एज ए मेन विलन लिया था, और जब हम शूटिंग कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि एक नई पहाड़ लड़की ले आए, अपना एक बेटा जो यानी स्ट्रगलिंग स्टेज पे था उसे ले लिया, टाइटल रख लिया राम तेरी गंगा मैली। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो काम करते रहे, कुछ बात समझ में आई नहीं। फिल्म साहब कंप्लीट हुई। मैं आपको दो किस्से सुनाता हूं, इसके दो किस्से इस फिल्म के। फिल्म के ट्रायल शुरू हुए तो एक फोन आया मेरे पास। रजा साहब, मैं सलीम खान बोल रहा हूं, सलमान के वालिद। सलमान साहब के वालिद जी। रजा साहब, मैंने राम तेरी गंगा मैली देखी, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा कहां हाजिर हो जाऊं? आप घर तशरीफ ले आइए। बहुत बड़े राइटर थे वो, सलीम जावेद की जोड़ी थी। इतनी उन्होंने मेरे काम की तारीफ की और एक एक शॉट आपको बताया? हाँ, बताया उन्होंने। तो कहने लगे मैं बहुत आपके काम से मुतासिर हुआ हूं, इसीलिए मैंने आपको मुबारकबाद देने के लिए बुलाया है। ये मुबारकबाद तो मैं आपको फोन पे भी दे सकता था, लेकिन इस फिल्म ने मेरे दिल में घर कर लिया है। मैंने कहा सलीम साहब, मेहनत तो की है, देखिए फिल्म को चलना चाहिए। तो एक बात कही उन्होंने, कहने लगे रजा साहब, अगर आपको इस फिल्म के बारे में डाउट है कि ये नहीं चलेगी तो आपको फिल्म में काम करने का कोई हक नहीं है। ओह। इस फिल्म का अगर आपको डाउट है, फिल्म में काम मत कीजिए, आपको हक नहीं है काम करने का। और आप ट्रायल देख चुके थे? मैंने नहीं देखा था, तब तक मैंने नहीं देखा था। ये एक दिन का वाकया है। दूसरे दिन रात के 1:30 बजे फोन बजा। मैं सो रहा था, मैं एकदम बौखला के उठ गया कि रात को फोन किसका है। फोन में, हेलो यार रजा, दिस इज फिरोज खान, आई सॉ योर फिल्म and I cannot describe. I'm just zapped. I'm intoxicated by this movie. मैं ऐसे ही बात कर And I have something very good to offer. Why don't you have a cup of coffee with me tomorrow? I said, yes. My pleasure, sir. साहब उन्होंने हमें मदऊ किया। हम अगले दिन उनके दफ्तर गए। वो बिल्कुल फिल्म का नशातारी था उनके पे। And then he said कि I have a very plum role for you in my flick. वो अंग्रेज आदमी थे और जांबाज उन्होंने मुझे ऑफर की। उसके बाद, इस फिल्म के बाद, फिरोज खान, सुभाष घई, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, ऐसे रास्ते खुले मेरे लिए। एक
सैलाब आ गया मेरे पास काम का, और मैं काम के लिए तरस रहा था। 14 साल मुझे हुए थे लाइन में, और ऐसा लगा कि ये बांध टूट गया है, ये डैम टूट गया है। एंड आई वॉज फ्लडेड विथ ऑफर्स। माशाल्लाह। और आज भी मैं समझता हूं कि वो फिल्म, उसी फिल्म की मैं आज भी रोटी खा रहा हूं, क्योंकि उस फिल्म ने मुझे स्टेब्लिश किया एज ए विलन। तो पहले मैं छोटे छोटे रोल करता था, एक एक दो दो सीन के करता था, बिट रोल्स करता था, लेकिन इस फिल्म के बाद फिल्म इंडस्ट्री का भी नजरिया जो है वो मेरे लिए बदल गया। तो और राज साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे। उससे पहले मैंने उनके साथ प्रेम रोग में काम किया था। अच्छा। शायद आपने देखी है या नहीं देखी है। प्रेम रोग के बाद फिर उन्होंने मुझे इस फिल्म में रिपीट किया, और एक फिल्म वो मेरे साथ बनाना चाहते थे। उनकी जिंदगी रही नहीं, तो उस जमाने में एक फिल्म आई थी अर्थ सत्य। अर्थ सत्य बहुत फिल्म चली थी। तो एक दिन सुबह 5 बजे हम लोग शूट कर रहे थे, पैकअप हुआ, कहने लगे रजा साहब हमने अर्थ सत्य देखी है। लोग ये समझते हैं कि हम ऐसी फिल्म बना नहीं सकते। हम एक फिल्म आपके साथ बना रहे हैं, उसमें आपका मेजर रोल है, आपका मेन रोल है, और फिल्म का टाइटल है रिश्वत। अलील हो गए, तबीयत खराब रहने लगी, सेहत ने जवाब दे दिया। हिना का रोल वो मुझे सुना के गए थे। अच्छा। हिना में वो उनके बेटे ने डायरेक्ट किए, तो वो रोल उन्होंने मुझे सुनाया था कि रजा साहब इसमें मेन विलन का रोल आप कर रहे हैं। अब वो रोल भी मेरे ही हिस्से में आया। कुछ गाने भी उन्होंने हिना के रिकॉर्ड किए थे। तो एक बड़ी अच्छी मेरी वाबस्तगी रही है आरके फिल्म से। बड़ी खुशगवार यादें हैं मेरी राज कपूर साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ। शम्मी साहब के साथ काम किया, शशि कपूर के साथ काम किया, राज साहब के साथ काम किया, रणधीर कपूर के साथ काम किया, ऋषि कपूर के साथ काम किया, नीतू सिंह के साथ काम किया, राजीव कपूर के साथ काम किया, सारे कपूर के साथ काम किया। तो एक बड़ा ही एक गोल्डन पीरियड मैंने उस फैमिली के साथ गुजारा है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि राज कपूर का मैं फेवरेट एक्टर रहा हूं। मुझे उन्होंने 3 फिल्मों में लिया है। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, मैं 2 बातें बताता हूं। ये खुदारा मत समझिएगा कि मैं कुछ आई एम ब्लोइंग माई ओन ट्रम्पेट्स, या मैं अपनी मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूं। नहीं, आपको हक है, आप तारीफ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे 2 कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे जो मुझे आज भी याद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी यहां पे जयपुर में। कहते हैं जी, लोग कहते हैं हर फिल्म में हम रजा मुराद साहब को क्यों लेते हैं, क्यों ना लें हम। रजा साहब को हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारी आंख का इशारा समझते हैं कि हमें क्या चाहिए। वाह, बड़ी बात है, कोई डायरेक्टर इस तरह आपको कहे। एक तो ये कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट दिया जो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे आज तक नहीं मिला। वो तो मैंने सीने से लगा लिया उस कॉम्प्लीमेंट को। इस फिल्म का प्रीमियर था, प्रीमियर के बाद पार्टी थी। सेहत उनकी दिन ब दिन खराब हो रही थी। अच्छा, मुझसे उर्दू में बात करते थे। अच्छा। जो उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लफ्ज ब लफ्ज मुझे याद है। कहते हैं रजा साहब, मैंने अपनी 40 साल फिल्मी जिंदगी में जितनी भी तस्वीरें बनाई है, तस्वीर से मुराद उनकी कि जितनी भी मैंने आज तक तस्वीरें बनाई हैं और जितने भी मैंने एक्टर्स को डायरेक्ट किया है, और जो बेहतरीन 3 एक्टर्स मैंने अपनी जिंदगी में डायरेक्ट किए हैं, उनमें से एक आप हैं। वाह, एंड रियली आई वॉज इन टीयर्स। मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैं एक किस्सा आपको और सुनाता हूं उनका। वो इतनी आपको अहमियत देते थे, मेरी बीवी मेरे साथ थी। अब रजा मुराद, हमारे यहां एक मिसाल है, जो बहुत बड़ा आदमी होता है, कहते हैं कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। पता नहीं ये मिसाल यहां इस्तेमाल होती है या नहीं। तो राजा भोज थे वो, मैं तो गंगू तेली था उनके सामने। मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी। लेकिन
जो उन्होंने एक खुद एतमादी मुझ में पैदा की, मैं समझता हूं कि मैं उनका ता जिंदगी उनका मैं मकरूज रहूंगा। जो उनकी मेहरबानियां मुझ पर रही हैं, और कभी मैं आउट ऑफ द वे कभी उनसे मिलने नहीं गया, कभी मैंने उनकी खुशामद करने की कोशिश नहीं की। और यही वजह है, उन्हें मेरी यह बात बहुत अच्छी लगती थी कि जो मैं महसूस करता था वो मैं उनसे कहता था। तो इसकी गोल्डन जुबली का फंक्शन था राम तेरी गंगा मैली की, और मेरी अहलिया मेरे साथ थी। तो कहीं ट्रैफिक में मैं फंस गया। अब सैकड़ों मेहमान थे उस पार्टी में। उन्होंने मुझे देखा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कहते हैं, रजा साहब कहां थे आप? मेरी तो दिल की धड़कनें रुक गई थी। आप कहां थे? आप, मैं आप ही को तलाश कर रहा था। ये देखिए, ये बात, ये एक उनका जज्बा था मेरे लिए। उनके दिल में ये मोहब्बत थी। मैं आऊं या ना आऊं, किसी को क्या फर्क पड़ता है? नहीं, लेकिन उन्हें फर्क पड़ता था। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम। मेरी तो दिल की धड़कनें रुक रही थी, आप नहीं आ रहे थे। क्या बात, ये बात उन्होंने कही है। बस अब यही है कि, और उस जमाने के लोगों की जो बातें थी, मेरा ख्याल है वो वहीं रह गई हैं। और अब अगर आपसे कोई ये बात कहना तो ऐसा लगता है खुशामद से कर रहे हैं। अब उन बातों में वो सच्चाई नहीं रही। खुशामद है या ऊपरी दिल से कह रहे हैं। बिल्कुल। अब एक बहुत जरूरी सवाल है, वो ये है कि स्कैंडल कितने बने आपकी जिंदगी में, लेकिन इसका जवाब आप देंगे ब्रेक के बाद। सो आप कहीं मत जाइएगा, पूछेंगे रजा साहब से कि उनकी लाइफ में कोई बहुत ही जबरदस्त और बड़ा स्कैंडल बना आज तक या नहीं, और उसका हुआ क्या स्कैंडल का, मतलब रजा साहब के साथ क्या हुआ। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम फौरन वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं मेरी सुबह हसीन है, और हमारे साथ मौजूद हैं रजा मुराद साहब, जो कि दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत नेक शख्सियत हैं, बहुत ही प्यारे हैं। लेकिन जाने से पहले हमने इनसे सवाल किया था कि स्कैंडल कितने बने, और अगर कोई बड़ा स्कैंडल बना तो उसका क्या हुआ, कुछ बताएं हमें। नहीं, स्कैंडल्स मंजर आम पर नहीं आए। तो फिर तो स्कैंडल ही नहीं बने। नहीं, कुछ हमसे खूबसूरत गलतियां हुई और हमने उन गलतियों की तलाफी की। हमने कभी नहीं कहा कि हम फरिश्ता हैं। इंसान है, इंसान गलती का पुतला है। कभी हम भी इधर उधर भटक गए। इंडस्ट्री में कभी अफेयर चला आपका? मैं चुप रहूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं चुप रहूंगा। अच्छा, तो शादी के बाद या शादी से पहले? शादी के बाद आप सेंट हो गए थे? हैं, मतलब हो गए हैं। अच्छा, मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में, कहना ही नहीं चाहता। ऐਵੇਂ ही बता दें कुछ। अब देखिए, हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है। तो आप गलती क्यों कह रहे हैं उसको? नहीं, ठीक है, जो भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। अच्छा, मुझे उस गलती का एहसास है, और अल्लाह ताला ने सही वक्त पर मुझे राह दिखाई, राह रास्त पर ले आए। हो जाती है इंसान से गलती, और समझदार इंसान वही होता है कि गलती करके दोबारा दोहराए नहीं। और देखिए, कोई भी आपकी ऐसी रिलेशनशिप हो, कोई भी ऐसा रिश्ता बने जिसकी आंच आपके घर तक आए, तो इट्स नॉट वर्थ इट। सही कहा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मगर पॉइंट तो यहाँ ये है कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। चलिए, अपन अपनी कहानी बना लेते हैं। एक नई कहानी। आप तैयार हैं क्या? जी, अपन अपनी कहानी बना लेते हैं। अभी बनाते हैं वीडियो। आप बिल्कुल बना लेते हैं। मेरी बीवी भी अभी आई नहीं है। अच्छा, अभी आई नहीं, अभी थोड़ा टाइम है। अच्छा, क्योंकि आपका पूरा इंटरव्यू ही एक कंप्लीट मैसेज है, बहुत कुछ आज सीखने को, समझने को मिला माशाल्लाह से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई एक मैसेज जो आप पाकिस्तान के लिए, कोई एक पैगाम जो लेकर आए हों वहां से, वो हमारे व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंस को और हम सबको। मैं पाकिस्तानी अवाम से ये कहना चाहता हूं कि आपका ये पड़ोसी, आपका ये दोस्त एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आया है।
अपनी अहलिया के साथ आया है और उस मोहब्बत का जवाब उसे 10 गुनी मोहब्बत से मिला है। जिस तरीके से हमारा यहाँ पे खैर मकदम किया गया, जिस मेहमान नवाजी से पाकिस्तान की आवाम हमसे पेश आई, हम जहाँ जहाँ गए हमें हाथों हाथ लिया गया, हमारी बहुत ही खातिर तवाज़ु की गई। तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं हैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। और अभी मैं चंद दिन और हूँ, 1 हफ्ता और हूँ, और इंसान को जहाँ प्यार मिलता है, जानवर को भी जहाँ प्यार मिलता है वो वहाँ जाता है। हम तो इंसान हैं, तो वहाँ वो आने की कोशिश करता है, उस प्यार को पाने की कोशिश करता है। तो यकीनन मैं इस प्यार का सिला तो नहीं दे सकता, लेकिन आपका प्यार पाने के लिए दोबारा मैं कोशिश करता रहूंगा दोबारा आने की। और मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझसे इसी तरह प्यार से पेश आएंगे। मैं आपकी मेहमान नवाजी का कायल हो गया हूं, मैं आपका मुरीद हो गया हूं, और इसका एवज मैं समझता हूं कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं चुका नहीं पाऊंगा। बस इसी तरीके से हम एक दूसरे से प्यार से पेश आते रहें। हम पड़ोसी हैं, अल्लाह ताला ने दोनों मुमालिक को पड़ोसी बनाया है, तो हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इंसान अपने दोस्तों का इंतखाब कर सकता है, पड़ोसियों का नहीं कर सकता। तो अगर हम पड़ोसी हैं तो क्यों ना हम प्यार से मोहब्बत से, भाईचारगी से एक दूसरे से पेश आएं। और अल्लाह ताला से बारगाह इलाही में मैं ये दुआ करता हूं कि ऐसे ताल्लुकात बने रहें। ओमपुरी साहब आए, दिव्या दत्ता आई, नसीरुद्दीन शाह आए, मीका सिंह भी आए, तो और यहां से पाकिस्तान से उस दिन अली जफर साहब हिंदुस्तान तशरीफ ले गए। बस यही सिलसिला चलता रहे। फनकार जो है वो किसी हद से बंधा नहीं है, उसके प्यार करने वालों की कमी नहीं है। वो मैं ये समझता हूं कि हर सरहद से परे है, हर हद से परे है, और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। प्यार से आप नफरत पे फतेह पा सकते हैं, इस पे मैं यकीन रखता हूं। और मैं इस बात का कायल हूं कि जब प्यार करने के लिए ये एक जिंदगी कम है, तो फिर नफरत की गुंजाइश कहां है, बैर की गुंजाइश कहां है, बुग़्ज़ की गुंजाइश कहां है। अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें, एक दूसरे के दुख सुख में हम शरीक हों, और ये प्यार इस तरीके से बंधा रहे। और फनकारों की ये जो कल्चरल एक्सचेंज है, ये इसी तरीके से होती रहे। बस मैं यही चाहता हूं। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ऐसे ही होगा। आमीन। अल्लाह करे जो आपने कहा है वो सब पूरा हो जाए। लाहौर देखा, मजा आया? क्या क्या देखा ये बताइए। कोई पंजाबी कहंदे ने जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। मैंने लाहौर में शाही मस्जिद देखी, मीनारे पाकिस्तान देखा, शालीमार बाग देखा, गुरुद्वारा डेरा साहब देखा अंदर से। ऐसी कोई तारीखी जगह नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज देखा, लाहौर स्टेशन गया, प्लेटफॉर्म टिकट लिया, स्टेशन पे गया मैं, हालांकि आया मैं प्लेन से था और वहां से बाई फुट आया। बड़े अच्छे अच्छे खाने खाए। दिल्ली गेट गया, अकबरी गेट गया, वहां की गलियों में मैंने जलेबी खाई। तो फुल थ्रॉटल लाहौर एंजॉय किया आपने। लेकिन अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस्लामाबाद एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप भी गोइंग टू कराची इंशाल्लाह। जी जी। सो पाकिस्तान एक्सप्लोर करने का पूरा प्लान है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताइए, जाते जाते क्योंकि वक्त बहुत कम है, वापस कब आ रहे हैं? क्योंकि हमारा प्यार तो, हम तो आर्म्स ओपन करके आपको हमेशा बुलाना। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और ये थे रजा मुराद साहब, जिनके साथ हमने आज दिन गुजारा, इंटरव्यू किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, बहुत मजा आया।
लेकिन अब क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है और हमें आपसे इजाजत चाहनी है, और सर आपसे मैं तो आपको इजाजत नहीं दूंगा। क्यों सर? नहीं, आप मेरी मेहमान हैं, आप आई अपनी मर्जी से हैं, हाँ। जाएंगी मेरी मर्जी से। मैं आपको बता दूं, जब हम बिल्कुल गेट से एंटर हुए और रजा साहब से मुलाकात हुई तो यही जुमला इन्होंने मुझे बोला था कि आप जाएंगी मेरी मर्जी से। तो अब इनसे तो इजाजत लेनी पड़ेगी ना? नहीं, आप उनसे इजाजत लेने से पहले मुझसे लीजिए, और अगर आपको जाना ही है तो दिल नहीं चाह रहा कि आप जाएं। तो फिर कुछ गुनगुना दे। ना नियत भरी है ना दिल भरा है। तो आपके जाने पे मैं एक दरखास्त कर सकता हूं आपसे, और वो तरन्नुम में करूंगा। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हम सब की तरफ से। अल्लाह हाफिज। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर से मुलाकात होगी, और जब आप हिंदुस्तान जाएं तो हम सब की तरफ से एक मोहब्बत का, अमन का पैगाम ज़रूर लेके जाइएगा। वहाँ आपके जितने स्टार्स हैं सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा, कहिएगा वो बहुत अच्छा काम करें, और स्पेशली मेरा लव सलमान खान, अगर आपकी उनसे मुलाकात हो तो उनसे कहेगा। नहीं, मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है। आपने कहा कि मैं अपना ख्याल रखूं, जरूर। मैं चाहता हूं आप भी मेरा थोड़ा ख्याल रखिए। मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन आप सलमान खान का ख्याल रखिएगा। मैं वादा करता हूं कि जब आप इंडिया आएंगी तो मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, ये मेरा वादा। पक्का वादा? पक्का वादा। तो आज यहाँ हुई है डील मेरी और रजा मुराद साहब की कि हम मिलेंगे सलमान खान से। और ये डील सील हो गई है। ये डील सील हो गई है। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हमारी आपसे होगी कल फिर मुलाकात इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी, और आपसे मुलाकात कराएंगे एक और स्टार की और एक और सेलिब्रिटी की। आई होप आज आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कल मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, और ये जुमला सलमान खान का है, 'cause I love him। टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, हैव फन।